या दूसरी जगह रख दिया, या फिर हम जैसे कि रूम में है, रूम में बाहर का सामान अंदर लाना है तो हमें जाना पड़ेगा, तो हम उसके लिए कैरियर हो गए। वैसे ही और दरवाजे उसके लिए क्या हो गए, दरवाज़ा उसके लिए पोरिंस हो गया, ओपनिंग हो गई। ये भी ऐसा नहीं है कि लोअर कंसंट्रेशन, ऐसा नहीं है कि रूम में पहले से ही बहुत ज़्यादा सामान रखा है और आप ज़्यादा सामान ला लिए घर में, ऐसा नहीं है। मतलब जिधर ज़्यादा सामान रहेगा उधर से, जिधर कम सामान रहेगा उधर जाएगा। मीन्स कि हायर कंसंट्रेशन से हमेशा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस मूव करेंगे, मॉलिक्यूल्स ले जाया जाएगा। तो हम देख रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे। मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोवाइड साइट एट विच सच मॉलिक्यूल क्रॉस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन प्रोटीन ऐसी साइट होती हैं जहाँ से ये मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, मीन्स कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर पहुँच जाते हैं। दे डू नॉट सेट अप अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी टू प्रेजेंट फॉर मॉलिक्यूल्स एट डिफरेंट टू डिफ्यूज इवन इफ फैसिलिटेटेड बाय प्रोटीन्स। मीन्स कि ये कह रहे हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पहले से ही प्रेजेंट होता है। मीन्स कि सेल्स में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसकी कमी है और बाहर वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा से सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा, फैसिलिटेट डिफ्यूजन हो जाएगा। मीन्स कि डिफ्यूजन के लिए हेल्प कर देगा प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, इसी को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की डिफिनेशन हो गई कि सिंपल डिफ्यूजन विच इज फैसिलिटेटेड विथ हेल्पर प्रोटीन मीन्स कैरियर प्रोटीन। तो सेकेंड पैराग्राफ है, इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन हेल्प मूव सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटीपी की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन नॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। ये फर्दर इम्पोर्टेंट, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तरफ नहीं जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से हमेशा लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा बाय डिफ्यूजन। दिस वुड रिक्वायर इनपुट ऑफ एनर्जी। मीन्स कि अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ले जाना है तो हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज एज मैक्सिमम व्हेन ऑल प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर बीइंग यूज्ड मीन्स सैचुरेशन। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम हो जाता है, मीन्स कि अब ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। अभी ट्रांसपोर्ट हो रहा था, अब ट्रांसपोर्ट नहीं हो जाएगा। ये कब होगा, जब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जैसे कि हम आगे एग्जांपल देखेंगे एक्वापोरिन्स में। एक्वापोरिन्स में 8 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं, और 8 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जब खर्च हो जाएंगी तब तो सैचुरेशन आ गया, तो ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम हो जाता है। तो ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसमें सैचुरेशन का इम्पॉर्टेंट है कि कब तक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, कितनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। अब हम नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं भाई, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ वेरी स्पेसिफिक है, क्योंकि इसमें प्रोटीन होती है मीन्स कि क्या चीज़ अंदर जाना है, क्या चीज़ नहीं जाना है, ये डिसाइड करती है मेम्ब्रेन। अलाउ सेल सेलेक्ट सब्सटेंस फॉर अपटेक मीन्स कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और ये सेंसिटिव होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, सेंसिटिव होती है इनहिबिटर अगर गया सेल के अंदर तो ये सेंसिटिव होती है, डिफ्यूजन रुक जाएगा। और जो इनहिबिटर जो होते हैं साइड चेन से, प्रोटीन के साइड चेन से रिएक्ट कर लेंगे तो कैरियर प्रोटीन बचेंगी नहीं। जब कैरियर प्रोटीन नहीं बचेगा तो सब्सटेंस को कौन ले जाएगा। मतलब कि अगर इनहिबिटर डाल दिया कोई तो सेल में डिफ्यूजन रुक जाएगा, मीन्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रुक जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द प्रोटीन फॉर्म चैनल्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, कुछ चैनल ऑलवेज ओपन रहते हैं। अदर कैन कंट्रोल, कुछ कंट्रोल्ड होते हैं। सम आर लार्ज लोअरिंग allowing a variety of molecules to cross
कुछ चैनल्स होते हैं वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं जाने के लिए, और कुछ बहुत ही कम अलाउ करते हैं सेल में जाने के लिए। द पोरीन्स आर प्रोटीन दैट फॉर्म ह्यूज पोर्स इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया अलाउइंग मॉलिक्यूल अप टू साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन टू पास थ्रू। तो ये बात किया है हमने जो पहले ही पोरीन्स की बात की थी। पोरीन्स प्रोटीन होते हैं, मीन्स कि एक स्पेस होता है, वहाँ पे होल होता है, और ये प्रोटीन की तरह रिएक्ट करते हैं। और एक्चुअली ये होते ही हैं प्रोटीन जो स्मॉल सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आउटर मेम्ब्रेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये प्लास्टिड के आउटर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में, और कुछ बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में पोरीन्स होते हैं। हम एक तरफ का एक्वापोरीन्स भी देखेंगे। फिगर 11.1, फिगर 11.1 ध्यान से देखिए। फिगर 11.1 आप ध्यान से देखिए। ये आउटर साइड ऑफ सेल है, कुछ आयंस है, और ये चैनल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या चैनल प्रोटीन है। देखिए किस तरह से आउटर साइड में जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर सब्सटेंस है वो मूव करके अंदर जाएंगे। कैसे? जो कैरियर प्रोटीन होती है, चैनल प्रोटीन होती है, वो सब्सटेंस से बाइंड होती है और वो रोटेट हो जाती है, मेम्ब्रेन में ही रोटेट हो जाती है, और रोटेट होती है तो उसको दूसरी तरफ मीन्स कि इनसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट कर देती है। ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर आ जाता है। ये हमने बात कर ली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। फिगर 11.1 शोज एन एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बॉन्ड टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बाइंड करता है। द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देन रोटेट। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन तब रोटेट होती है और मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर रिलीज कर देती है। इस चैनल को क्या कहते हैं? एक्वापोरिन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैनल को क्या कहते हैं? एक्वापोरिन्स, वाटर चैनल या एक्वापोरिन्स। इसमें 8 मेम्ब्रेन प्रोटीन या चैनल प्रोटीन होते हैं। 8 डिफरेंट टाइप के एक्वापोरिन्स या चैनल प्रोटीन होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे दोस्तों सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट की। सिम्पोर्ट मतलब होता है, सिम मतलब होता है, जैसा कि हम जानते हैं सिम। बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिम मतलब होता ही है 2। जब प्रोटीन कैरियर एक साथ, जब दो सब्सटेंस साथ साथ मूव करते हैं, मीन्स कि आउटसाइड से इनसाइड तभी जाएंगे जब 2 सब्सटेंस एक साथ होंगे, तब उसे हम सिम्पोर्ट कहते हैं। और केवल अकेले चला जाए, अकेले ही चला जाए, इंडिपेंडेंट, किसी और पे डिपेंड ना करे कि चल भाई तू नहीं जाएगा तो मैं अकेले ही चला जाता हूँ, मैं अकेले जाऊँगा, मतलब एंटीपोर्ट। और साथ साथ जाएंगे हम दोनों, मीन्स कि सिम्पोर्ट। जब अकेला जाता है तो यूनिपोर्ट होता है, और यूनिपोर्ट होता है। अकेले ही चला जाऊंगा मीन्स कि यूनिपोर्ट। यूनी मतलब कि अकेला होता है, यूनिपोर्ट अकेले ही ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लेकिन जब अकेले ही तो चला जाएगा तो ये यूनिपोर्ट है, अकेले ही चला जाएगा कैरियर प्रोटीन से। और जब एक जाता है, कहेगा भाई जब तू आएगा तभी मैं जाऊंगा, या फिर ये कहेगा कि ठीक है भाई जब तू आएगा तभी मैं चलूँगा इधर से, तो ये होगा एंटीपोर्ट। मीन्स कि एक सेल के बाहर से, इंट्रासेलुलर स्पेस के बाहर से साइटोप्लाज्म में जाता है मूव करके, तो और दूसरा साइटोप्लाज्म से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, मीन्स कि इंटरसेलुलर फ्लूइड में आता है, तो ये एंटीपोर्ट। मीन्स कि एक जाएगा तो एक वापस उधर से आएगा, तभी ये ट्रांसपोर्ट होगा, तो इसे एंटीपोर्ट कहते हैं। और केवल अकेले चला जाए तो यूनिपोर्ट। अगर दो साथ साथ जाएंगे, एक दूसरे पे डिपेंड होंगे कि अकेला नहीं जा सकता, तो उसे सिम्पोर्ट कहेंगे। अब हम इसे और आगे देंगे। सम कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अलाउ डिफ्यूजन ओनली इफ़ 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल मूव टुगेदर। मीन्स कि सिम्पोर्ट, 2 टाइप के मॉलिक्यूल एक साथ जाएंगे तो सिम्पोर्ट।
both molecule cross the membrane in the same direction में मूव करें sympod in an antipode they move opposite direction में एंटीपोड में मूव करते हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। अगर अकेले ही चला जाता है तो यूनिपोर्ट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट होता है अदर मॉलिक्यूल्स के, यूनिपोर्ट। अब हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स कि एनर्जी लगेगा तो हम दो तरह का देखते हैं, सोडियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप हम क्लोरोप्लास्ट में पढ़ चुके हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ चुके हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स कि एनर्जी लगती है और ये इसमें एटीपी लगती है और इससे अपहिल ट्रांसपोर्ट होता मीन्स कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं सब्सटेंस। तो हम लाइन बाय लाइन इसको डिस्कस करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट होता है, मीन्स कि हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है लोअर से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरी आउट बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसमें भी मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत होती है जैसे कि हमने पहले देखा था। हैंस डिफरेंट प्रोटीन इन मेम्ब्रेन प्ले मेजर रोल इन बोथ एक्टिव एज वेल एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मीन्स कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मीन्स पैसिव ट्रांसपोर्ट भी है वो। पम्प्स आर प्रोटीन्स दैट यूज एनर्जी टू कैरी सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो पंप्स होते हैं वो इसमें प्रोटीन होती हैं और वो प्रोटीन पंप्स को चलने के लिए एनर्जी तो चाहिए, एटीपी के फॉर्म में चाहिए एनर्जी, तो एटीपी लगती है एक सेल मेम्ब्रेन में क्रॉस करने के लिए। दीज पंप कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, अपहिल ट्रांसपोर्ट जिसे कहते हैं। ये अपहिल ट्रांसपोर्ट समझ में आया कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज मैक्सिमम व्हेन ऑल प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर बीइंग यूज्ड, मीन्स की सैचुरेटेड हो जाती है जब सारी मेम्ब्रेन प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन आयन चैनल यूज्ड हो जाएंगे तो ये सैचुरेट हो जाएगी और मैक्सिमम पहुंच जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लाइक एंजाइम की तरह कैरियर प्रोटीन जो होते हैं वो भी वेरी स्पेसिफिक होती हैं, मीन्स कि क्या हमको ले जाना है सेल के अंदर, क्या नहीं ले जाना है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दीज प्रोटीन आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर दैट रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन, ये भी प्रोटीन साइड चेन से रिएक्ट करती हैं और अगर इनहिबिटर डाल दिए तो वो प्रोटीन साइड चेन से इनहिबिटर रिएक्ट करेगा और जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होगा वो बाइंड कर जाएगा, फ्री नहीं होगा सब्सटेंस के मूवेबल के लिए फ्री नहीं होगा, तो वो जो सब्सटेंस ओरिजिनल सब्सटेंस जो ले जाना है वो तो बाइंड नहीं हो पाएगा, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है रुक जाएगा अगर इनहिबिटर डाल दिए तो। अब कंपैरिजन देखेंगे हम डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में। अब हम कंपैरिजन देखेंगे तो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में ये देख लीजिए। डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मीन्स कि दोनों ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों ही में मेम्ब्रेन चाहिए तो हाईली ये सिलेक्टिव होता है, मेम्ब्रेन चाहिए मीन्स कि सिलेक्टिव होता है, और कैरियर प्रोटीन चाहिए मीन्स कि सैचुरेटेड भी होता है कि कैरियर प्रोटीन अगर सैचुरेट हो गए, सारी कैरियर प्रोटीन यूज हो गई तो मैक्सिमम हो जाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों ही। और ये सिलेक्टिव होते हैं क्योंकि ये हाईली सिलेक्टिव होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज होती है। रिस्पॉन्ड टू इनहिबिटर के रिस्पॉन्ड, इनहिबिटर अगर यूज करते हैं तो साइड चेन से रिएक्ट कर लेगी प्रोटीन साइड चेन से, तो जो ओरिजिनल हमारा सब्सटेंस है वो मूव नहीं कर पाएगा अंदर, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। आर अंडर हार्मोनल कंट्रोल, ये हार्मोनल कंट्रोल में होते हैं, ये हम पीजीआर वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। प्लांट ग्रोथ
एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। बट डिफ्यूजन आइदर फैसिलिटेटेड और नॉट टेक प्लेस ओनली along a gradient do not use energy। तो जो डिफ्यूजन होता है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, ये एनर्जी इनको नहीं चाहिए, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए। तो ये टेबल हम देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी दी है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये तीनों मैकेनिज्म दिया गया है। तो प्रॉपर्टी क्या है, रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, सिंपल डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, फैसिलिटेटेड में चाहिए, एक्टिव में भी चाहिए। हाईली सेलेक्टिव, सिंपल डिफ्यूजन में कोई सेलेक्टिव नहीं है क्योंकि मेम्ब्रेन प्रोटीन ही नहीं चाहिए, तो सिलेक्शन कौन करेगा। और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में चाहिए क्योंकि मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है और मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव होगी और कहेगी कि किसको ले जाना है किसको नहीं ले जाना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होगी। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट, और थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांसपोर्ट सैचुरेट। सिंपल डिफ्यूजन में कोई प्रोटीन यूज नहीं होती, ये मतलब कि सैचुरेशन होगा नहीं, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता तब तक से डिफ्यूजन होता रहेगा। जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव में मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए। मेम्ब्रेन प्रोटीन अगर यूज हो गई सारी मेम्ब्रेन प्रोटीन तो सैचुरेशन हो जाएगा, सैचुरेशन हो जाएगा तो मीन्स कि ये ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स होंगे फैसिलिटेटेड में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अपहिल ट्रांसपोर्ट, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो एटीपी लेगा वो अपहिल ट्रांसपोर्ट करेगा, तो एटीपी न तो सिंपल डिफ्यूजन लेता है न फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लेता है, केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा होता है। रिक्वायर्ड एटीपी वही लेगा जो अपहिल ट्रांसपोर्ट करता है, मीन्स कि जो एनर्जी लेगा वो एनर्जी लेगा, मीन्स कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना पड़ेगा तो एटीपी चाहिए। तो सिंपल डिफ्यूजन में तो ऐसा होता नहीं, ना तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा होता है। अब हम बात करेंगे प्लांट वाटर रिलेशनशिप। प्लांट वाटर रिलेशनशिप मतलब समझते हैं आप, प्लांट में कितना वाटर है, वाटर कितना चाहिए एक प्लांट को, तो हम ये लाइन बाय लाइन इसको डिस्कस करेंगे। वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट एंड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वाटर फिजियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी मेटाबॉलिक रेट में, और लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वाटर होगा ही, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती हैं, रिएक्शंस होती हैं साइटोप्लाज्म में, वो सब वाटर ही चाहिए, वाटर में ही होता है। इट प्रोवाइड्स द मीडियम विच मोस्ट सब्सटेंस आर डिजॉल्व। इसमें ढेर सारी सब्सटेंस डिजॉल्व होते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म होता है सेल्स ही है, वाटर ही है प्रोटोप्लाज्म, जिसमें डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस डिजॉल्व होते हैं या सस्पेंडेड होते हैं, मीन्स प्रोटोप्लाज्म सॉल्यूशन। प्रोटोप्लाज्म मीन्स की सॉल्यूशन होता है। वाटरमेलन हैज ओवर 92% वाटर। मोस्ट हेर्बेशियस प्लांट हैव ओनली अबाउट 10 to 15% ऑफ इट्स फ्रेश वाटर एंड ड्राई मैटर एज ड्राई मैटर। ये कह रहे हैं कि वाटरमेलन जो होता है तरबूज, उसमें 92% वाटर ही रहता है। ये तो हमने देखा ही है कि उसमें बहुत मात्रा में वाटर रहता है। और जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं, मीन्स कि साग वाले प्लांट होते हैं, साग सब्जियां जो होती हैं, उसमें 80% वाटर होता है। 80% मीन्स कि 10 से 15% अगर उसे सुखा लिया जाए तो मान लीजिए कि 100 ग्राम की कोई चीज़ है, सब्जी है 100 ग्राम की, उसे सुखाने पे वो केवल 10 ग्राम का होगा, बाकी 80 ग्राम उसमें वाटर होगा। ये ड्राई फ्रेश वाटर एज ड्राई मैटर, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि फ्रेश वाटर है मीन्स कि जो ताज़ी सब्जियां हैं उसका वेट कितना है, और ड्राई मैटर सुखाने के बाद कितना है ये। तो ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विद इन अ प्लांट वेरीज। वुडी पार्ट्स हैव अ रिलेटिवली वेरी लिटिल मैटर वाटर वाइल सॉफ्ट पार्ट मोस्टली कंटेन हाई वाटर। ज़्यादा वाटर होता है सॉफ्ट पार्ट में, हार्ड पार्ट डेड होता है, ज़्यादातर डेड होते हैं। वुडी में हम देखेंगे सेकेंडरी जाइलम डेड होता है, तो उसमें किस तरह से
वाटर उसमें वाटर नहीं रहता, तो वो वुड बनाता है, तो वुड में वाटर नहीं होते। बाद में सेल से जो जाइलम्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, तो उसमें वाटर नहीं होता। ओडी पार्ट होता है, वाटर कम होता है या फिर नहीं होता है, जबकि जो अदर पार्ट हैं, सॉफ्ट पार्ट हैं, उसमें वाटर होता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। वाटर अ सीड में अपीयर ड्राई बट इट स्टिल हैज़ वाटर। हम सीड को देखते हैं वो सूखा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसमें वाटर ही नहीं है, उसमें वाटर रहता है। तभी तो जब हम गेहूँ पिसवाने जाते हैं या फिर गेहूँ जब पिसाने जाते हैं, गए होंगे आप लोग कभी, तो आप देखते हैं कि वो थोड़ा हल्का हो जाता है और थोड़ा गर्म भी होता है। आटा थोड़ा, जब गेहूँ देते हैं तो ज़्यादा वज़न रहता है, लेकिन जब आटा लेते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उसमें वाटर रहता है गेहूँ में। जब उसको पीसते हैं तो उसका वाटर निकल जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और गेहूँ का जो आटे का वज़न होता है वो कम हो जाता है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि अनाज में या फिर सीड में होता है वाटर। तो अगर वाटर नहीं होता तो सीड तो डेड हो जाता ना, तो वाटर तो होगा ही। और टेरेस्ट्रियल प्लांट टेक अप ह्यूज अमाउंट वाटर डेली, बट मोस्ट ऑफ इट्स leads to lost to the air through evaporative loss of water from leaf, that is transpiration। ट्रांसपायरेशन क्या है, ये थोड़ा जान लीजिए। ट्रांसपायरेशन जो होता है इवेपोरेटिव लॉस वाटर का, वो मतलब कि वाष्प के फॉर्म में पानी का उड़ना या फिर लॉस हो जाना। तो जितना वाटर रोज़ एब्जॉर्ब करता है प्लांट, उतना तो सब यूज नहीं कर लेता। ट्रांसपायरेशन के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, या फिर थोड़ा बहुत क्यूटिकल के थ्रू या लेंटिसेल के थ्रू वाटर बाहर इवेपोरेट हो जाता है। ज़्यादातर स्टोमेटा के थ्रू वाटर इवेपोरेट होता है। अ मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे। एक जो मेज का प्लांट होता है, मीन्स कि मक्का का प्लांट होता है, वो 3 लीटर पानी एक दिन में एब्जॉर्ब करता है। A mustard plant absorb water equal to its own weight in about 5 hours। 5 घंटे में जो मस्टर्ड सरसों का पेड़ होता है अपने वजन के बराबर वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। बिकॉज ऑफ हाई डिमांड फॉर वाटर, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट वाटर इज ऑफ्टन द लिमिटिंग फैक्टर। वाटर लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। मीन्स की लिमिटिंग फैक्टर मीन्स कि वाटर अगर कम होगा तो बॉडी फंक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा होगा तब भी बॉडी फंक्शन पे इफ़ेक्ट करता है। ये लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन ने दिया था, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो लिमिटिंग फैक्टर है वाटर, ये ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी। ग्रोथ मतलब प्लांट के ग्रोथ में, प्रोडक्टिविटी मतलब कितना बायोमास वो बनाता है फोटोसिंथेसिस में, और इसको ग्रोथ में भी इम्पॉर्टेंट है। मीन्स की ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन बोथ एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल इन्वायरमेंट्स। मीन्स जो किसान खेती करते हैं उसके प्लांट पर भी वाटर कितना यूज करना है, ये इम्पॉर्टेंट रहता है किसानों के लिए। नहीं तो उसकी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी गड़बड़ हो जाएगी। और नेचुरल इन्वायरमेंट्स मीन्स जंगल में होता है, जो नेचुरली होता है उसमें तो वाटर लिमिटिंग फैक्टर होता है कि अगर वाटर ज़्यादा होगा तो प्लांट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। किसानों के लिए एग्रीकल्चर, तो ये लिमिटिंग फैक्टर इम्पॉर्टेंट है वाटर, ये याद रखिए। अभी हम और लिमिटिंग फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि CO2 किस तरह की लिमिटिंग फैक्टर है, वाटर किस तरह का लिमिटिंग फैक्टर की तरह रिएक्ट करता है, और टेम्परेचर, ये सब बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वाटर पोटेंशियल। तो बच्चों पढ़ते रहिए, और नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्ट में तो और भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन पेपर ख़रीद लीजिए या फिर मोबाइल में डाउनलोड करिए और क्वेश्चंस को हल करिए।
डेली क्वेश्चन हल करें, जितना पढ़ाया जाए उसको पढ़ें या फिर पढ़ें और डेली क्वेश्चंस हल करें। थैंक यू।